प्यारे छात्रों, आज हम आपको 12th क्लास रसायन विज्ञान का विलयन हमारा चैप्टर चल रहा है, जिसमें हमने आपको अणु संख्य गुणधर्म, क्वथनांक में उन्नयन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन और हिमांक में अवनमन करा दिया है। उसके आगे हमारा टॉपिक आता है परासरण, परासरण दाब और विसरण और झिल्लियाँ। ये 4 टॉपिक आज हम आपको कराने वाले हैं और यही हमारे लगभग चैप्टर के अंतिम टॉपिक होंगे, क्योंकि हम यहाँ वीडियो के माध्यम से केवल जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं केवल उन्हीं को करा रहे हैं। उसके बावजूद किसी टॉपिक में कोई समस्या है तो हमें कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, क्योंकि ये आपकी टीआरपी है। जब तक आप जितना लाइक, कमेंट, शेयर करोगे उससे हमारी टीआरपी बढ़ेगी, तो आपको चैनल पर स्पष्टीकरण मिलेगा और जो क्लियरिटी है वो भी बढ़ेगी। ध्यान दें, अब बात करते हैं हम आगे झिल्ली की। झिल्लियां क्या होती हैं? झिल्लियां किसी ठोस या द्रव की बहुत पतली परत, किसी ठोस या द्रव की बहुत पतली परत झिल्ली कहलाती है। किसी ठोस या द्रव की बहुत पतली परत झिल्ली कहलाती है। समझ में आ गया होगा भाई। हमने कोई ठोस पदार्थ लिया, मानो हमने प्लास्टिक ले ली, उसको बहुत पतली बारीक, जैसे मानो पॉलीथीन, प्लास्टिक के छलनी घर में यूज करते हैं हम, वो भी क्या एक तरह से झिल्ली है। दूध पर मलाई जम जाती है, वो भी क्या एक द्रव की झिल्ली हो गई। तो यानी किसी भी द्रव या ठोस की बहुत पतली परत को हम झिल्ली कहते हैं। झिल्ली जो होती है वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। झिल्लियां मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। मैं आपको एक ग्राफ या उसके डायग्राम के माध्यम समझा देता हूं। झिल्लियां 3 प्रकार की होती हैं: पारगम्य, अर्धपारगम्य और अपारगम्य। ये 3 प्रकार की झिल्लियां पाई जाती हैं। इन झिल्लियों में यदि हम बात करें तो पारगम्य झिल्ली क्या होती है, जिसमें से विलेय और विलायक दोनों ही एक तरफ से दूसरी तरफ निकल जाते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, इसमें से केवल विलायक ही एक तरफ से दूसरी तरफ जा पाता है, विलेय नहीं। इसमें से दोनों निकल जाते हैं, इसमें केवल विलायक निकलता है, विलेय नहीं। और अपारगम्य झिल्लियां वे झिल्लियां होती हैं जिनमें से विलेय या विलायक दोनों में से कुछ भी बाहर नहीं जाता है। तो झिल्लियां जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं: पारगम्य, अर्धपारगम्य और अपारगम्य। तीनों प्रकार की झिल्लियों में पारगम्य विलेय और विलायक दोनों को एक तरफ से दूसरी तरफ कर देती हैं, जबकि अर्धपारगम्य झिल्लियों में केवल विलायक बाहर जाते हैं, विलेय नहीं। अपारगम्य झिल्लियां वे झिल्लियां होती हैं जिनमें से न विलायक बाहर जाता है और ना ही विलेय बाहर जाता है। अब बात करते हैं विसरण की। हम बात करते हैं विसरण की। और देखो, विसरण और झिल्लियां क्यों इंपॉर्टेंट है? जब तक हम विसरण और झिल्ली के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो हम परासरण नहीं पढ़ सकते हैं। तो बात करें यदि हम विसरण की, तो विसरण क्या होता है? विसरण होता है जब कोई विलेय पदार्थ, विलयन में पहुंचकर उसके सांद्रण में समान मात्रा में, बराबर मात्रा में प्रवाहित हो जाता है या उसके बराबर रखता है सांद्रण को, यानी सभी भागों में समान सांद्रण बनाए रखता है, उसे हम क्या कहते हैं? यानी जब कोई भी विलयन में
विलयन के सभी भागों में समान सांद्रण बनाए रखता है। समान सांद्रण बनाए रखता है उसे विसरण कहते हैं। विसरण की यदि हम बात करें तो हम एक कमरे के एक कोने में धूप बत्ती या अगरबत्ती जला दें, तो अगरबत्ती और धूप बत्ती हमने जलाई है, वो कुछ समय बाद सारे कमरे में उसकी जो स्मेल है, जो उसकी सुगंध है, वो सारे कमरे में फैल जाएगी और जहाँ तक हवा जाएगी वहाँ तक जाएगी। तो उसी के लिए उसे हम क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। विसरण क्या होता है? जहाँ कोई भी विलयन के, यानी या कहें कि वह प्रक्रिया जिसमें विलय के अणु विलयन में चलकर उसके सभी भागों में सांद्रण को बराबर कर देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। विसरण क्या है? फिर समझेंगे विसरण क्या है। विसरण है विलय के सभी कणों का विलयन में समान मात्रा में सांद्रण होना, यानी समान मात्रा में विलयन के साथ घुलना। यही हमारा क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। अब बात करते हैं विसरण के बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा परासरण। परासरण क्या होता है? तो पहले बात की हमने विसरण की और झिल्ली की, झिल्ली के बाद बात करते हैं परासरण की। तो यहां पर क्या होता है कि जब किसी विलायक के कम सांद्रता वाले अणुओं का अधिक सांद्रता वाले अणुओं की ओर प्राकृतिक प्रवाह, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, अधिक सांद्रता की ओर प्राकृतिक प्रवाह किसका? विलायक का। किसी विलायक का कम सांद्रता से या कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर प्राकृतिक प्रवाह क्या कहलाता है? परासरण। परासरण क्या होता है? किसी विलायक का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर, भाई एक बार प्रवाह यानी बहना, जिधर कम सांद्रता है वहां से अधिक सांद्रता की ओर जो प्रवाह होगा वही क्या कहलाएगा? परासरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परासरण कहलाएगा। तो परासरण क्या होता है? किसी भी विलायक का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर प्राकृतिक प्रवाह, स्वतः प्रभाव, उससे हमें नहीं बहना है, वो खुद बहेगा और उसी को हम क्या कहेंगे? परासरण कहेंगे। बात करते हैं परासरण दाब की। परासरण दाब, परासरण दाब। तो परासरण दाब यदि हम कह दें कि जब किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा उसके विलायक से पृथक करने के लिए, जब किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है? जिसके माध्यम से केवल विलेय पदार्थ बाहर नहीं जाते, विलायक जाते हैं, उन्हें हम अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। तो विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक से पृथक करने के लिए जिस दाब की आवश्यकता होती है, जिस दाब की आवश्यकता होती है उसे परासरण दाब कहते हैं। उसे परासरण दाब कहते हैं। किसको? जब किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा, जब किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक से पृथक करने की क्रिया को रोकने के लिए, विलायक से पृथक
करने के लिए, जो परासरण को रोकने के लिए जो दाब की हमें आवश्यकता पड़ती है पृथक करने के लिए तथा परासरण को रोकने के लिए, परासरण को रोकने के लिए जिस दाब की आवश्यकता पड़ती है उसे हम परासरण दाब कहते हैं। परासरण दाब, परासरण को रोकने वाला, परासरण को रोकने वाला दाब ही परासरण दाब कहलाता है। अब हम बात करते हैं परासरण दाब। तो परासरण दाब को हम पाई से डिनोट करते हैं, इसे हम पाई से प्रदर्शित करते हैं। सन 1885 ईस्वी में, सन 1885 में एक वैज्ञानिक थे वांट हाफ। वांट हाफ ने गैसों की तुलना तनु विलयनों से की थी और उन्होंने बताया था कि जो तनु विलयन होते हैं उनका जो परासरण दाब होता है वो गैसों के लगभग समान कार्य करता है। और उन्होंने बताया था कि जो परासरण दाब है, जो परासरण दाब होता है वो समानुपाती होता है मोलर सांद्रण के, मोलर सांद्रण या कह दें मोलरता के। इसको मोलर सांद्रण को C से डिनोट करते हैं, तो ये आ गया P और ये आ गया हमारा C, सॉरी पाई समानुपाती हो गया C के। और उसी प्रकार यदि हम कह दें तो कह सकते हैं पाई व्युत्क्रमानुपाती होता है आयतन के। कब? एक निश्चित T समय पर, निश्चित T समय पर। देखो यदि समय हमारा निश्चित है, स्थिर है, तो वहां पर जो परासरण दाब होता है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती और मोलर सांद्रण के समानुपाती होता है। तो हम कह सकते हैं कि पाई बराबर TB, और यहाँ एक स्थिरांक ले लेते हैं विलयन का स्थिरांक R। तो हम कह सकते हैं कि पाई V इक्वल टू RT। अब पाई V इक्वल टू RT की बात करें तो हमने एक फॉर्मूला 11th क्लास में पढ़ा था, PV इक्वल टू nRT। यही दाब के लिए था। P की जगह यहाँ एक आंशिक दाब या सामान्य दाब था और यहाँ है परासरण दाब। तो P की जगह क्या आ गया? V आ गया, R का R। बट हम R की जगह यहाँ पर स्थिरांक S मानते हैं। क्या मानते हैं? S। PV इक्वल टू पाई V इक्वल टू ST। तो ये वांट हाफ, इसको हम वायल वांट हाफ नियम भी कहते हैं, वायल वांट हाफ नियम भी कहते हैं। तो ये PV इक्वल टू nRT हमने 11th में पढ़ा था, जहां पर n बराबर है मोलों की संख्या, R होता है इसका विलयन का स्थिरांक और R या S बराबर निश्चित मान होता है 0.0821 मोल प्रति केल्विन। ये निश्चित होता है R का और S का मान। अब हम बात करें तो कह सकते हैं कि पाई V इक्वल टू एक तो NST, ये वाला n मोलों की संख्या, जब हम मोलर सांद्रण से तुलना कर रहे होंगे तो n बराबर होता है, पाई बराबर कहें तो n/v इंटू ST कह सकते हैं, n/v इंटू ST। और n/b क्या बन गया? सोचिए, इसी चैप्टर में मैं पीछे पढ़ा चुका हूं n/b। n/b बन गया n मोलों की संख्या, v आयतन, यानी मोलों की संख्या बटे आयतन क्या होता है? मोलरता। और मोलरता को हमने यहाँ C से डिनोट किया हुआ है। वैसे मोलरता को कैपिटल M से डिनोट करते हैं, परंतु यहाँ इसे मोलर सांद्रण के रूप में समझाया जा रहा है, जिसे हम C से डिनोट करते हैं। किसी को समस्या है तो हमें कमेंट करके बताते रहें। ये आ जाएगा n/b यानी पाई इक्वल टू CST। यहाँ पर T बराबर निश्चित रखना है 273.15 केल्विन, या आप T बराबर केवल 273 केल्विन भी निश्चित रूप से रखेंगे। जो तापमान हमें डिग्री सेल्सियस में दे रखा होगा उसको पहले केल्विन में चेंज करना है और इसमें ऐड करके T का मान निकालना है। R का मान सभी के लिए निश्चित है और यदि हम इसे MKS पद्धति में निकालेंगे तो 8.314 हो जाता है, यही S का या R का मान। तो पाई V इक्वल टू NST
और n के नीचे यदि हम b को इधर ले आए, देखो हमारे दो फॉर्मूलाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पाई बराबर हो जाता है CST, C बराबर होता है मोलर सांद्रण, और यदि हम बात करें n बराबर मोलों की संख्या की तो n बराबर होता है W/m। तो कह सकते हैं पाई V इक्वल टू W/m इंटू ST। या हम m का मान निकालना हो तो m बराबर कहते हैं W गुणा के S गुणा के T बटे पाई गुणा के B। यानी m क्या हमारा विलेय का मोलर द्रव्यमान या अणु भार या आणविक द्रव्यमान उसको हम कह सकते हैं। तो ये था हमारा वाइल वान टहाफ के नियम से परासरण दाब का आकलन, यानी इसको हम परासरण दाब का आकलन कह सकते हैं। तो परासरण दाब का आकलन क्या होता है कि यानी वान टहाफ ने बताया था कि परासरण दाब जो होता है वो मोलर सांद्रण के समानुपाती होता है और आयतन के व्युत्क्रमानुपाती। उसी के अकॉर्डिंग हमने ये फॉर्मूला बनाया जहां पर हमने मोलों की संख्या को शामिल किया बॉयल के नियम के अकॉर्डिंग, और ये फॉर्मूला बना। इसको यदि हम यहाँ b को यहाँ गुणा हो रहा है, b का इधर हो जाएगा भाग n बटे b, क्या हो गया c, यानी मोलरता या कह सकते हैं मोलर सांद्रण, और n बराबर होता है W/m। तो हमने n की जगह यहाँ पर ये मान रख दिया और ये बन गया। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी हम आपको अगले वीडियो में कराएंगे, क्योंकि आज हम सोच रहे हैं कि इस चैप्टर को ही फिनिश कर दें। तो अब बात करते हैं, अब बाकी कुछ भी नहीं है, लास्ट टॉपिक है, लास्ट हेडिंग है चैप्टर की, और वो है वान टहाफ गुणांक। वान टहाफ गुणांक, तो वान टहाफ गुणांक यानी वान टहाफ ने एक नियम दिया था। वान टहाफ गुणांक एक वो होता है हमारे सामान्य और असामान्य, सामान्य और असामान्य प्रकार के विलयनों को जो दर्शाता है। विलयनों के सामान्य और असामान्य गुणों को जो अनुपात होता है उसे हम वान टहाफ गुणांक कहते हैं। वान टहाफ गुणांक, वान टहाफ गुणांक क्या होता है? जो असामान्य व सामान्य अणु संख्या गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है, यानी गुणधर्मों के अनुपात को। इसको हम I से नोट करते हैं, आईटा ऐसे वान टहाफ गुणांक, और I बराबर होता है असामान्य गुणधर्म वटे सामान्य गुणधर्म, या कह दें संगुणन या वियोजन। संगुणन या वियोजन के बाद, संगुणन या वियोजन के बाद की स्थिति या बाद के कणों की संख्या वटे संगुणन या वियोजन से पहले, बाद के कणों की संख्या वटे संगुणन या वियोजन से पहले कणों की संख्या। तो वान टहाफ गुणांक के दो फॉर्मूला होते हैं, असामान्य गुणधर्म वटे सामान्य गुणधर्म, या कहें संगुणन या वियोजन के बाद कणों की संख्या बटे संगुणन या वियोजन से पहले कणों की संख्या। तो हमारा ये सेकंड चैप्टर है, ये लगभग संपूर्ण हो चुका है। इस चैप्टर में जो भी आपके पास इश्यू हैं, डाउट हैं, उन्हें क्लियर कर लें, हमें कमेंट करके बता दें, जिससे कि आपकी समस्या का समाधान किया जा सके।